हेलो फ्रेंड, मैं आपका लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह आज आपके लिए एक जानकारी भरी वीडियो लेके आया हूँ जमानत के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर नंबर 33 में जमानत के बारे में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है या कोई झूठे केस में फंसाता है, रंजिश के चलते उसे किसी झूठे केस में फंसाया जाता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है या करने वाली होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कानून में उस व्यक्ति को जमानत पर जेल से बाहर आने का अधिकार दिया गया है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल सकती है और कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें जमानत नहीं भी मिल सकती। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो न्यायाधीश के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है, उसे जमानत कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो उस व्यक्ति पर अन्वेषण की कार्रवाई जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जांच जिसे इंक्वायरी कहते हैं, विचारण जिसे ट्रायल कहते हैं, अपील की कार्रवाई जारी रहती है। तब ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह व्यक्ति दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यदि वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है तो लंबे समय तक उस व्यक्ति को जेल में रखना अन्याय होगा। इसके चलते सीआरपीसी की चैप्टर नंबर 33 में विभिन्न धाराओं में जमानत दी जा सकती है। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जमानती अपराध जिसे बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, और एक होते हैं गैर जमानती अपराध जिसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन नंबर 2 में जो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में दिया गया है, या उस समय के हिसाब से जमानती अपराध हो या गैर जमानती अपराध से भिन्न हो, जमानती अपराध में पुलिस अधिकारी व कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मारपीट हो गया, धमकी हो गया, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत, किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति पहुंचाना, मानहानि हो गया, सदोष रूप से अवरोध व परिरुद्ध करना, ये होते हैं जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। जमानती अपराध में व्यक्ति पुलिस स्टेशन से ही बॉन्ड बेल भरकर रिहा हो जाता है। जमानती अपराध में कोर्ट को जमानत देनी ही होती है। अब हम बात करेंगे गैर जमानती अपराध के बारे में। लूट हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, गैर इरादन हत्या हो गया, रैप हो गया, अपहरण हो गया, फिरौती के लिए अपहरण शामिल है। गैर जमानती अपराध होने पर मामला मजिस्ट्रेट के पास में जाता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है तो वह जमानत नहीं देते। इससे कम सज़ा वाले मामले में की गंभीरता पर जमानत दी जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट किसी भी मामले में जमानत की अर्जी स्वीकार कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उम्र कैद या फांसी की सज़ा वाले मामले में जमानत की अर्जी लगाई गई है, तब सीआरपीसी के सेक्शन 437 अपवाद का सहारा लेकर याचिकाकर्ता महिला या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा जमानत ली जा सकती है। अब हम बात करेंगे जमानत के प्रकार के बारे में। जमानत के 3 प्रकार होते हैं। नियमित जमानत हो गई, अंतरिम जमानत हो गई और अग्रिम जमानत हो गई। नियमित जमानत जिसे हम रेगुलर बेल कहते हैं, अंतरिम जमानत जिसे हम इंटरिम बेल कहते हैं, और अग्रिम जमानत जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। नियमित जमानत गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट द्वारा दी जाती है। संज्ञेय या गैर जमानती अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो पुलिस द्वारा उसे जेल भेजना होता है। सीआरपीसी सेक्शन 437, 439 ऐसे अपराधियों को हिरासत से रिहा करने का अधिकार है। अंतरिम जमानत में थोड़े समय के लिए जमानत दी जा सकती है। नियमित जमानत व अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई से पहले एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। यदि किसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया है
पुलिस को मामले की जांच करने में समय लगता है तो कोर्ट को लगता है कि जांच लंबित होती है, अग्रिम जमानत दी जा सकती है और अभियोजन पक्ष को गिरफ्तारी से निवृत्त रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट को लगता है कि भाई मामले की जांच करने में समय लगेगा, तो इसके चलते कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अब नियमित जमानत में अंतरिम जमानत। नियमित जमानत में अंतरिम जमानत भी अनुमति दी जा सकती है। उसके लिए अभियुक्त के पास ठोस कारण होना चाहिए, जैसे मौत हो गई किसी की शादी हो गई, संविदा की शादी हो गई। अग्रिम जमानत, जिस किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी झूठे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है या किसी मामले में गिरफ्तार किया रंजिश के चलते फंसाया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 438 जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। कोर्ट से गिरफ्तार होने से पहले व्यक्ति सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत पर रिहा दिए जाने पर कोई कोर्ट द्वारा जमानत की राशि ली जाती है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोर्ट द्वारा किसी अभियुक्त को रिहा किया जाएगा तो उससे जमानत की राशि भी भरवाई जाएगी और जमानत की राशि भरवाए जाने पर उसके ऊपर कई प्रकार के पाबंद भी लगाए जाएंगे कि जैसे वो देश से बाहर नहीं जा सकता है, बिना पूछे देश नहीं छोड़ सकता, बिना पूछे कोई यात्रा नहीं कर सकता, अभियुक्त जो सामने वाला व्यक्ति है, वादी है, उसको परेशान नहीं कर सकता, सबूतों को नहीं मिटा सकता, ऐसे उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब आखिरी प्रकार की जो जमानत है वो है पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर। अपराध सज़ा के मामले में दो प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें 10 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है और एक अपराध इस तरह का भी होता है जिसमें 10 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान है। तो जिस अपराध में 10 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान हो तो उसमें पुलिस अधिकारी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि का समय दिया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी द्वारा 90 दिन की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार होता है। और दूसरा जो अपराध है 10 वर्ष से कम सज़ा वाला, उसमें चार्जशीट दाखिल करने का समय जो रहता है वो 60 दिन का रहता है। अगर 60 दिन के भीतर पुलिस अधिकारी द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार होता है। तो मुख्य रूप से जमानत के 3 प्रकार होते हैं: नियमित जमानत, अंतरिम जमानत और अग्रिम जमानत। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लीगल एडवाइस से भरी वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।